रांची के नजदीक सेना के 3 जवानों पर नाबालिग से गैंग रेप का आरोप। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस में दिया घटना को अंजाम, एक आरोपी गिरफ्तार। 10 लाख से ज्यादा सालाना कमाने वालों को नहीं मिलेगी एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी। सालाना 450 करोड़ की बचत करेगी सरकार। दिल्ली के नंबर फार्मूले पर लाइव इंडिया की सबसे बड़ी मुहिम। आप भी बने मुहिम का हिस्सा। अपनी गाड़ी के साथ सेल्फी लेकर लाइव इंडिया को भेजें। आतंक का साइबर सेल, इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। जमात-उद-दावा के चीफ और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने अब भारत के खिलाफ नया प्लान तैयार किया है। खबर आई है कि हाफिज सईद ने दुनिया भर में और खास करके भारत में आतंक फैलाने के लिए अपना एक कॉल सेंटर बनाया है। यह कॉल सेंटर 7 दिन और 24 घंटे काम करेगा। इस कॉल सेंटर का मकसद होगा दुनिया भर के आतंकियों को अपडेट रखना। भारत के खिलाफ हाफिज का कॉल सेंटर। हाफिज ने क्यों बनाया आतंक वाला ऐप? मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। हिंदुस्तान के खिलाफ हाफिज सईद का यह सबसे बड़ा हाईटेक हथियार है, जो आतंकियों के गोला बारूद और राइफल से भी कहीं ज्यादा घातक है। मुख्य रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए हाफिज सईद ने 24 घंटे एक्टिव रहने वाला एक कॉल सेंटर बनाया है। हाफिज सईद ये चाहता है कि वो नए लड़कों को आतंकी संगठन में अपना जो है उसमें नियुक्त करे, और ये बड़े पैमाने पर वो इस काम को अंजाम देना चाह रहा है। हाल की घटनाओं में, बरसों में जो घटनाएं हुई हैं, उसमें पाकिस्तान में आतंकी संगठनों में नए रिक्रूट आने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा हाफिज सईद ले रहा है। अगर आप आईएस को भी देखें तो अबुल अल बगदादी भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अवलंबदार है और टेक्नोलॉजी के सहारे से अपने संगठन को बढ़ाता है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड है और पीएम मोदी की एक दिन की पाकिस्तान यात्रा के बाद अचानक बौखला गया है। इसी का नतीजा है कि 26 दिसंबर को हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा के आतंकियों की एक मीटिंग की और इस मीटिंग में आतंकियों के लिए एक कॉल सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने मान लिया। आतंकी हाफिज सईद के इस कॉल सेंटर के बारे में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किस मकसद से हाफिज सईद ने इस कॉल सेंटर को बनाया है। हाफिज के इस आतंकी कॉल सेंटर का पहला बड़ा मकसद है दुनिया भर में फैले जमात-उद-दावा के आतंकियों को अपडेट रखना। साथ ही इस कॉल सेंटर में काम करने वाले आतंकी बाकी आतंकियों को फोन के जरिए किसी भी हमले की जानकारी देंगे। साथ ही इस कॉल सेंटर के जरिए हमलों की प्लानिंग भी की जाएगी। देखिए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है दुधारी तलवार की तरह है। एक जो यूरेनियम होता है उसका इस्तेमाल कैंसर के ऑपरेशन में भी होता है और बड़ा अचूक होता है। वही पर यूरेनियम को जोड़ दिया जाए तो परमाणु बम बनता है। एक छुरी में भी यही बात है। ये किसी के ऑपरेशन में उसका इस्तेमाल हो सकता है और किसी की हत्या करने में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी का विकास दुनिया को करीब लाया है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गई है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, जो बुरा पक्ष है, कि आतंकी भी इसको काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाफिज सईद का प्लान है कि इस कॉल सेंटर के जरिए आतंकियों की हायरिंग की जाए। इसके लिए कॉल सेंटर में बैठे आतंकी लोगों को कॉल करके उन्हें आतंकी बनने के लिए उकसाएंगे और उनका ब्रेन वॉश करेंगे। हाफिज के कॉल सेंटर की खबर लीक होने के साथ ही भारत का गृह मंत्रालय भी अलर्ट हो गया है। खबर मिली है कि हाफिज सईद के इस कॉल सेंटर का सर्वर पाकिस्तान में ही होगा। अगर किसी भी आतंकी को किसी तरह की मदद चाहिए होगी तो उसे चाहिए होगा सिर्फ एक मोबाइल फोन
और हाफिज सईद के इस आतंक वाले कॉल सेंटर का नंबर। हाफिज सईद का ये कॉल सेंटर हाईटेक होगा। यहाँ आने वाली और यहाँ से जाने वाली सभी कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर काम कर रहे लोगों के कामकाज की निगरानी की जा सके। हाफिज सईद की इस टीम में 15 से 20 आतंकी ऐसे शामिल हैं जो तकनीकी मामलों में मदद करेंगे। आपको बता दें कि इस कॉल सेंटर का मकसद भारत में हमले और ज्यादा तेज करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने साइबर सेल को मजबूत करने के लिए हाफिज सईद और ज्यादा आईटी विशेषज्ञों की भर्ती कर रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ हाफिज की ये सबसे नई चाल है। इस खबर के सामने आने के बाद अब भारतीय एजेंसियों को भी एकदम सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि हाफिज सईद ने इस कॉल सेंटर को बनाने के साथ ही हिंदुस्तान के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान कर दिया है और ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सुधाकर द्विवेदी के साथ अजीत प्रताप सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। हाफिज सईद अब भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए सबसे हाईटेक तरीके खोज रहा है। शायद यही वजह है कि अभी इसी महीने कुछ दिनों पहले ही खबर यह आई थी कि हाफिज सईद अब आतंक फैलाने के लिए एक ऐप का इस्तेमाल करेगा। इस ऐप के जरिए अपने किन मंसूबों को पूरा करना चाहता है हाफिज सईद, जाने के लिए यह खास रिपोर्ट देखिए। AK-47 से भी ज्यादा घातक, किसी बम बारूद से भी ज्यादा खतरनाक, हाफिज का आतंक वाला ऐप। हिंदुस्तान के खिलाफ हाफिज सईद ने दहशतगर्दी की सबसे हाईटेक हथियार तैयार किया है और यह है हाफिज सईद का आतंक वाला ऐप। हाफिज सईद का इस ऐप का मकसद इंडिया को तबाह करना है। इस ऐप के जरिए हाफिज एक नई साजिश रचना चाह रहा है। अब तकनीक का फायदा भी आतंकी भरपूर उठा रहे हैं। खबरों के मुताबिक आतंकी हाफिज सईद ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। इस खबर के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हाफिज सईद अब मोबाइल ऐप बनाकर आतंक का काला खेल खेलना चाहता है। इस ऐप के बारे में आपको और ज्यादा बताएं उससे पहले समझिए कि इस मोबाइल ऐप को बनाने के पीछे हाफिज सईद का मकसद क्या है। इस ऐप का मकसद आतंकियों को संगठित करना है। इस ऐप के जरिए आतंकी एक दूसरे को आसानी से मैसेज पहुंचा सकते हैं। इस ऐप में न सिर्फ मैसेज बल्कि कॉल करने की भी सुविधा दी गई है ताकि आतंकी एक दूसरे से आसानी से संपर्क में रह सकें। इस सईद का लश्कर तैयबा या जमातुल दवा, जो उसका वर्तमान में गुमनामी एक नाम का अंतर का संगठन है, ये लोग भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर पर बयान जारी करते हैं, फेसबुक पर बयान जारी करते हैं। तालिबान आज भी बयान फेसबुक पर देता है, ट्विटर पर देता है, व्हाट्सएप पर देता है। तो इसका आप दुरुपयोग नहीं रोक सकते हैं। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसियां अगर बहुत ही जागृत रहें तो वो खतरे को समय से पहले ही पढ़ सकती हैं और उसको रोकने के यथोचित उपाय हो सकते हैं। इसलिए सरकारी एजेंसियों को यथोचित होना चाहिए, तौर पर तैयार रहना चाहिए। अब समझिए कि ये खुलासा आखिर हुआ कैसे। 5 अगस्त को हुए उधमपुर आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी नावेद ने ही खुफिया एजेंसी को इस बारे में जानकारी दी। नावेद के मुताबिक इसी ऐप के जरिए लश्कर का कमांडर उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हुए हमले के दौरान आतंकियों से बातचीत कर रहा था। उधमपुर हमले के वक्त लश्कर के आतंकियों से ऐप पर बात करने वाले लश्कर कमांडर का नाम आबू कासिम था, जो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक जिस ऐप का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं उसका सर्वर भी पाकिस्तान में ही है और ये ऐप केवल 3G नेटवर्क के जरिए ही काम करता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी नावेद ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उधमपुर में हमले के पहले वो अपने मोबाइल पर 3G का रिचार्ज करवाया था, जिससे कि वो इस ऐप के जरिए अपने आकाओं से संपर्क में रह सके। इसी ऐप के जरिए ज्यादातर आतंकी एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने
हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया है। साल 2008 में हुए मुंबई हमले के दौरान आतंकी लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे। इसके लिए आतंकियों ने वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस का इस्तेमाल किया था। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला हाफिज अब अपनी रणनीति में काफी बदलाव कर रहा है ताकि वो भारत में अपने आतंकियों का जाल और ज्यादा गहरा कर सके। अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों को सोचना है कि वो हाफिज के इस प्लान का जवाब कैसे देती है। अजीत प्रताप सिंह के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक से पाकिस्तान की यात्रा पर निकलने से आतंकवादी बौखला गए। प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान में जोरदार स्वागत किए जाने की आलोचना करते हुए आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद ने कहा कि मोदी की अचानक यात्रा ने पाकिस्तान की आम जनता का दिल दुखाया है। इसके लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान की आवाम से माफी मांगनी चाहिए। सवाल ये कि क्या मोदी के अचानक लाहौर प्लान से हाफिज का कश्मीर प्लान फेल हो गया है? तारीख 25 दिसंबर, वक्त दोपहर करीब 1 बजे। प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरे से लौटने का वक्त था। प्रधानमंत्री को रूस से अफगानिस्तान दौरे पर जाना था, लेकिन तभी अचानक खबर आई कि प्रधानमंत्री अफगानिस्तान से भारत वापस आते वक्त पाकिस्तान में कुछ देर रुकेंगे और उसके बाद भारत वापस आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जहाज जैसे ही पाकिस्तान की धरती पर लैंड हुआ, खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मोदी को लाहौर एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे। मोदी और नवाज जब गले लगे तो ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। दोनों देश आपस में बढ़ती दोस्ती को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन कोई था जिसे मोदी का ये पाकिस्तान दौरा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और वो था भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला हाफिज सईद। हाफिज सईद ने मोदी के इस स्वागत पर सवाल खड़े कर दिए। इसका फौरी इजाला करने की कोशिश करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले खुद नवाज शरीफ साहब पर आयद होती है कि ऐसा हुआ तो क्यों कर हुआ, कौम को मुतमईन की। हाफिज सईद के जहर उगलने का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। खुद आतंक फैलाने वाले हाफिज सईद ने भारत पर ही आतंक फैलाने का इल्जाम गढ़ दिया। मोदी की इस विजिट से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और सुधरने की बात हो रही है, लेकिन ये सब चीजें पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज सईद को रास नहीं आ रही। 15 जनवरी को दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच इस्लामाबाद में बैठक होगी, लेकिन हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को ये दोस्ती रास नहीं आ रही। इसका फौरी इजाला करने की कोशिश करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले खुद नवाज शरीफ साहब पर आयद होती है कि ऐसा हुआ तो क्यों कर हुआ, कौम को मुतमईन की। सवाल ये कि आखिर हाफिज सईद प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से इतना ज्यादा क्यों बौखला गया? कहीं हाफिज सईद को इस बात का डर तो नहीं कि अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आपस में सुधरे तो उसकी आतंक की दुकान बंद हो सकती है? नवाज शरीफ की इलेक्शन कैंपेन में ये था कि वो भारत से दोस्ती करेंगे, अच्छे रिश्ते बनाएंगे, लेकिन अभी तक वो ऐसा कर नहीं पाए थे। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन हमेशा आर्मी वहाँ पे उसको स्कटल कर देती थी। इस दफे दोबारा से एक बार फिर से भारत कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के साथ दोस्ती अच्छा करने का, तो मैं समझता हूँ कि इससे वहाँ के लोगों को, आवाम, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि भारत से अच्छी दोस्ती हो, कट्टरपंथी ताकतें कमज़ोर हो पाकिस्तान के अंदर। ये पहली बार नहीं है जब हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ या भारत की तरफ से पाकिस्तान गए किसी प्रतिनिधि के खिलाफ जहर उगला हो। इससे पहले भी हाफिज कई बार भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करता रहा है। सवाल ये कि क्या मोदी के पाकिस्तान दौरे के बाद अब पाकिस्तान खुद आगे बढ़कर भारत के इस मोस्ट वांटेड पर नकेल कसेगा? सुधाकर द्विवेदी के साथ अजीत प्रताप सिंह, लाइव इंडिया। और यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का, जल्द लौटते हैं।
ऐसा हो हमारा घर जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अभी कुछ ही दिन पहले जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद ने एक नए वीडियो में फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने कहा था कि भारत कयामत तक मुंबई हमले के मामले में उसका गुनाह साबित नहीं कर पाएगा। सईद ने कहा कि भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यहां आई थीं, लेकिन उन्हें शरीफ सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। सवाल ये कि क्या भारत के साथ दोस्ती की बात करने वाला पाकिस्तान आने वाले वक्त में हाफिज पर कोई कार्रवाई करेगा? हाफिज ने हिंदुस्तान को ललकारा। सुषमा को जवाब मैं देता हूं। हाफिज ने भारत को दिखाई हैकड़ी। तुम बंबई अटैक को 7 साल हो गए साबित नहीं कर सके, कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद के दोनों सदनों में अपने पाकिस्तान दौरे को लेकर बयान दिया, लेकिन उससे पहले आतंक के आका हाफिज सईद ने पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ जहर उगला। मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा है कि भारत कभी भी उसका गुनाह साबित नहीं कर सकता है। सुषमा को जवाब मैं देता हूं। हाफिज ने बाकायदा सुषमा स्वराज का नाम लेकर कहा कि भारत मुंबई हमले का गुनाह कयामत तक साबित नहीं कर पाएगा। कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। आइए आपको सुनाते हैं हाफिज का वो बयान जो उसने ट्विटर पर पोस्ट किया है। ओह, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा। सुषमा को जवाब मैं देता हूं। और सुन, तुम बंबई अटैक को 7 साल हो गए साबित नहीं कर सके, कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। बैंकॉक में भारत पाक के NSA की बातचीत के बाद सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में PM नवाज शरीफ और उनके सलाहकार सरताज अजीज से पिछले दिनों मुलाकात की थी। इस बैठक में आतंकवाद, 26/11 के मुंबई हमले समेत कश्मीर पर बातचीत आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ था, जिससे बेहतर रिश्तों की उम्मीद जगी थी। लेकिन संसद में सुषमा के बयान से पहले हाफिज सईद का यह हथकंडा दोनों देशों के बीच आगे बढ़ती दिख रही बातचीत को डिरेल करने की कोशिश हो सकती है। हाफिज की गीदड़ धमकी न सिर्फ भारत के लिए एक चुनौती है कि वो न सिर्फ हाफिज सईद को उसके किए के लिए सबक सिखाए, बल्कि पाकिस्तान को भी यह संदेश दिया जाना चाहिए कि उसके पाले पोसे आतंकी अगर ऐसे नापाक बोल बोलते रहेंगे तो पटरी पर लौटती बातचीत की गाड़ी डिरेल भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और यहां लगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। राज की वापसी।
गुड़गांव में गुंडे बेखौफ। जवाब दो सरकार, देखिए आज रात 11:30 पर। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल, आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएं। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। अमेरिका तक ने पाकिस्तान में चल रहे प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख और मुंबई आतंकी हमले के सरगना हाफिज सईद पर $1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। आपको बता दें कि आखिर कौन है यह हाफिज सईद। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक सईद भारत के टॉप आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। मुंबई की 26/11 की घटना में 166 लोग मारे गए थे। उस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से उसे सौंपने को कहा था। अमेरिका ने दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों की सूची जारी की। इस सूची में हाफिज सईद को दूसरे स्थान पर रखा गया। अमेरिका ने 4 बड़े चरमपंथियों पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद उन 4 आतंकवादियों में से एक है जिन पर अमेरिका ने $1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा चरमपंथी इस्लामी संगठन हैं, जिनका मकसद भारत के कुछ हिस्सों और पाकिस्तान में इस्लामी शासन बनाना है। मुंबई आतंकी हमलों में उसकी भूमिका को लेकर भारत ने सईद के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा को 2001 में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अप्रैल 2008 में जमात-उद-दावा को भी वही दर्जा दिया गया। पंजाब प्रांत सरगोधा में 6 मई 1950 को पैदा हुए सईद को मुंबई हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए 6 महीने से कम समय तक नजरबंद रखा गया था। लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे 2009 में रिहा कर दिया गया था। परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में लश्कर को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने जमात-उद-दावा पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया है। अभी कुछ ही वक्त पहले की बात है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आतंकी हाफिज सईद को आजादी के लिए लड़ने वाला करार दिया था। माहौल इधर 1979 से बहुत तब्दील होता चला रहा है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है। 80s का हीरो है। बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। तो माहौल अलग था, अब माहौल तब्दील हो गया। अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गए। इन सब आरोपों के बाद भी हाफिज पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है और सार्वजनिक तौर पर सभाओं को संबोधित करता है। हाफिज सईद ने अफगानिस्तान में जिहाद का प्रचार करने और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 1985 में जमात-उद-दावा वल इरशाद की स्थापना की और लश्कर-ए-तैयबा उसकी शाखा बनी। भारत सरकार 2003, 2005 और 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के लिए
लश्कर तैयबा को जिम्मेदार मानती है। भारतीय संसद पर हमले की कड़ी भी इसी गुट से जुड़ती है। साल 2002 में पाकिस्तानी सरकार ने लश्कर तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा का नया नाम जमात उद दावा रखा। हालांकि हाफिज सईद इस बात से इनकार करता है कि जमात उद दावा का लश्कर तैयबा से कोई संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। इस खास पेशकश में इतना ही। जंगल राज की वापसी, गुड़गांव में गुंडे पे खौफ, जवाब दो सरकार। देखिए आज रात 11:30 पर। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी। हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। डीडीसीए जांच आयोग पर घमासान। बीजेपी की दलील, दिल्ली सरकार को जांच आयोग बनाने का अधिकार नहीं, लेकिन जांच आयोग ने शुरू किया काम। केजरीवाल के समर्थन में आए काजी। सांघी रिपोर्ट में जेटली को क्लीन चिट पर सियासी टकराव। मनीष सिसोदिया का ऐलान, अब तक नहीं मिली क्लीन चिट। कीर्ति का बयान, बीजेपी ने मुझ पर लगाए गलत आरोप। सोनिया और नेहरू पर विवादित लेख छपने को लेकर नपे कांग्रेस दर्शन कंटेंट संपादक। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने गलती पर मांगी माफी। गुड़गांव में सरेआम अगवा कांड पर 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दुष्कर्म की नीयत से किया गया था अपहरण। बिहार के अफसरों को नीतीश ने लगाई लताड़। दरभंगा में 2 इंजीनियर्स की हत्या से नीतीश नाराज। इंजीनियर हत्याकांड का एक आरोपी गिरफ्तार। रांची के नजदीक